मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं होगी, मेरी लड़ाई यहाँ भगवाधारी से होगी। भगवाधारी भरसे टोपीधारी, टोपीधारी 72% है और हम लोग यहाँ बहुत बड़ा लीड से चुनाव जीतेंगे। यही व्यक्ति जब MIM से चुनाव लड़ा था पहली बैठक में, सभी कर्मचारी और CO के खिलाफ आवाज उठाया था, वो आवाज आपकी कैसे दब गई? 2023 में प्रलयकारी बाढ़ आया 8 अगस्त को, आपने कितने लोगों को GR राशि दिलाया? अभी हालिया 2024 में इससे बड़ा बाढ़ नहीं आया। 2017 से बड़ा तबाही था। आप क्या जोकीहाट में 4200 आदमी को दिलाइएगा? आप आपदा मंत्री बने और 2022 में पूरे अररिया जिला और किशनगंज जिला में सुखाड़ हुआ, धान का फसल नहीं हुआ। आपका विभाग था, आपने कितने लोगों को फायदा पहुंचाया? एक ही परिवार का नेतृत्व किया है, लेकिन समय समय पर यहाँ की जनता अपनी ताकत का भी मुजाहरा किया है, चाहे वह मंजर आलम के रूप से हो, मोहिदुर रहमान के रूप से हो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि जोकीहाट प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष बनाना और उसकी कमेटी को बनाना था, यही मेन उद्देश्य था हमारा। इस कड़ी में हम मोहम्मद अबूजर आलम को जोकीहाट AIMIM के प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया है और उपाध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मंजर आलम को और प्रखंड प्रवक्ता के रूप में मोहम्मद दानिश बशीर साहब को उन्होंने नियुक्त किया है। आप इससे पहले जदयू में थे, किस चीज़ से प्रभावित हुए आप MIM में आ गए? फिर सबसे पहले मैं जदयू में जब था और नफरत जो हुआ, गिरिराज सिंह के जो यहाँ पर एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा था, उस यात्रा के दरमियान एक नुक्कड़ सभा में और एक RS में मंच साझा करके प्रदीप कुमार सिंह जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने पूरे एक कम्युनिटी को यानी मुस्लिम कम्युनिटी को आहत किया और खुले शब्दों में ये कहा कि यदि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। और कई बातें उन्होंने अपने मंच से कहा इस अररिया जिला में कि मुस्लिम घुसपैठिए हैं और बांग्लादेशी शब्दों का बहुत बार प्रयोग किया। और इससे आहत होकर के मुझे ये महसूस हुआ कि हम जिस समुदाय से आते हैं, अगर कोई इस समुदाय को मानसिक रूप से और पूरी तरह से किसी बात कह करके उसको आहत करता है और माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री समय रहते अगर उस पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है तो इस पार्टी में रहना बेकार है। इसलिए मैं उस पार्टी से रिजाइन किया। और एक बात हमेशा मुझे महसूस होता था कि कभी हम पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद जदयू में आए, वहाँ भी मुझे ऑफर हुआ था कि आप जिला अध्यक्ष रहिए। और एक बात हमेशा मुझे अंदर अंदर फील होता था कि जब यहाँ पर हम काम करते हैं तो दूसरे के लिए, लेकिन हिंदुस्तान का विगत कई वर्षों से हालात देखकर ये महसूस होता था कि अपने लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। जो आज़ादी राजनीति में बोलने के लिए होना चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं है। कहीं ना कहीं कई बंदिशें हैं, कई पाबंदियां हैं। पार्टी में रह कर के आपको पार्टी के अनुशासन में ही रह के बोलना पड़ेगा, चाहे वो आपके कौम पर, आपके मसलक पर, आपके समुदाय पर जितना प्रहार कर ले, आपको चुप रहना होगा। ये घुटन महसूस हो रही थी। ये हमको आज़ादी अब मिला है,
कि कम से कम अपने लोगों के हित में बोलते हैं। जो मजलूमों पर जालिमों द्वारा अत्याचार किया जाता है, कम से कम हमारे पार्टी के सरबराह हिंदुस्तान में सबसे पहले मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं। और बिहार में अख्तरुल ईमान साहब जो इस पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वही व्यक्ति उठाते हैं। आज आप देख लीजिए कि पूर्णिया जैसे हाई कोर्ट के बेंच की बात अख्तरुल ईमान साहब ही पहले उठाए हैं कि पूर्णिया में होना चाहिए। हम लोग बिहार के एक कोने में हैं जहां से आने के लिए हमको 10 घंटा लग जाता है, और हमारा माली हालत उतना बेहतर भी नहीं है कि हम आ जा कर के इतना खर्च कर लें। आज महानंदा बेसिन की बात सदियों से हो रही है। हम लोग जब छोटा थे तभी ये महानंदा बेसिन सुनते थे, आज तक काम नहीं हुआ। हमारा इलाका सैलाब ज़दा है, आज तक किसी में ये ज़रूरत नहीं हुई कि जो मेरा सदन है, जैसे एक एमएलए का सदन बिहार विधानसभा है, कोई बात नहीं रखता है। एक अख्तरुल ईमान साहब ही बिहार विधानसभा में किसी मजलूम की बात हो, बाढ़ की बात हो, महानंदा बेसिन की बात हो, पूर्णिया में हाई कोर्ट का एक बेंच बनाने की बात हो, वही व्यक्ति बोलते हैं। MIM पार्टी जो है ये इमोशनल इशू को उठाकर चुनाव जीतना चाहती है, क्या कहिएगा विपक्ष के साथ? देखिए, ये इमोशनल इशू की बात वो लोग करते हैं जिसको हमारे पार्टी के सरबराह को बोलने से बड़ा नुकसान होने वाला है, उसको खतरा महसूस होता है। हम लोग, हमारे जो पार्टी के जो भी नेता है, वो इमोशनल इशूज़ को नहीं उठाता है, बल्कि वो मजलूमों की आवाज़ उठाता है। तो ये लगता है सत्ता पक्ष को कि कहीं ना कहीं हमारी जो कमियां हैं उसको उजागर करता है और उसको नुकसान होता है, और ये महसूस होता है कि हमसे जो हमारा वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, इसलिए वो इमोशनल महसूस बोलता है। सर, आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए, 5 विधायक MIM से जीते और उनमें से 4 विधायक जो है दूसरी पार्टी में चले गए सर। तो उस समय MIM का जो कैडर था वो मजबूत था, लोगों ने जिताया, लेकिन 4 विधायक के दूसरी पार्टी में जाने के बाद कैडर एक तरह से कमज़ोर हुआ। अब 4 साल के बाद, अभी इलेक्शन में 2-4 महीने ही बाकी हैं सर, या 6 महीने खुद से खूब, अभी अगर आप आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जो कैडर पहले था वो मजबूती अब होगी? अगर नहीं है तो फिर कैसे उनको आप मजबूत करेंगे सर? आप कैडर मात्र 4 आदमी को कहते हैं। कैडर क्या होता है? कैडर किसी भी आदमी का वोट बैंक या बड़ा समुदाय का कोई नेता आता है, उसके पीछे चलने वाले को वो कैडर कहता है। तो एक व्यक्ति के जाने से, पूरे सीमांचल से 4 व्यक्ति के जाने से कैडर थोड़े खत्म हो गया। वो आदमी तो ओवैसी साहब के नाम पर चुनाव जीता था। अगर मान लीजिए कि एक बड़ा समुदाय चला जाता, बहुत बड़ी संख्या में इधर से उधर चला जाता, पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेता, तब एक बड़ी बात है। मेरा मानना है जिस व्यक्ति को जितना वोट मिला था, आज उससे 20% बढ़ोतरी कर दीजिए, वो आदमी उस व्यक्ति से बदला लेने के लिए तैयार है। समय पर इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। सर, आप ये पंचायती राज के प्रतिनिधि भी हैं कई वर्षों से, आप डेवलपमेंट को समझते हैं। जोकीहाट जो है जिला का सबसे पिछड़ा प्रखंड है हर मामले में, भ्रष्टाचार में और हर चीज़, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज़ में। आपके पास क्या सुझाव है इसको आगे सबसे अग्रणी प्रखंड बनाने के लिए? आप सबसे पहली बात ये जानिए, विकास का सबसे निचला स्तर पंचायत प्रतिनिधि। उस पंचायत प्रतिनिधि में मैं 25 साल से मुखिया हूँ, और जोकीहाट को सबसे विकासहीन आप अभी मानते हैं, जो आपका सवाल था। इस जोकीहाट को 50 साल एक ही परिवार का नेतृत्व किया है, लेकिन समय समय पर यहाँ की जनता अपनी ताकत का भी मुजाहरा किया है, चाहे वह मंजर आलम के रूप से हो, मोहिदुर रहमान के रूप से हो, लेकिन किया है, बदलाव तो किया है। रही बात की इसको मजबूत करने की बात है, अग्रणी बनाने के लिए अग्रणीय बनाने के लिए मेरे पास
विकास की जो भी निचली धारा से लेकर ऊपर तक का जो मेरा 25 साल का मुखिया यानी एक पंचायत चलाने का जो अनुभव है वो बहुत काफ़ी है कि एक व्यक्ति नीचे स्तर से आके ऊपर तक आएगा तो सभी गली कुंटा जैसे होता है ना, सब देखा हुआ रहता है, लेकिन एक व्यक्ति पैराशूट से आया है तो सभी गलियों का पता नहीं होगा। सर मैं जानना चाहूँगा, दिल्ली विधानसभा में 2 सीटें MIM ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों सीटों पर हार मिली सर। वहाँ पर टोटल अगर बात करें तो मुसलमान बाहुल इलाके हैं सर, लेकिन वहाँ पर एक तरह से हार हुआ। तो अभी अगर बिहार विधानसभा की बात करें सर, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का रिजल्ट यहाँ पर कुछ असर डालेगा कि नहीं सर? आप ये जानिए कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टियाँ, हम 2 सीट पर वहाँ लड़े चुनाव, लेकिन वोट हमको क्या मिला? 39,000, 34,000। इसका मतलब हम कांग्रेस से मजबूत हैं। एक सीट पर बीजेपी को फायदा पहुंच गया? नहीं, एक सीट पर पहुंचा। जिसने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, कांग्रेस क्या कहता है कि हम किसी पार्टी का जीतने का ठीकरा लिए हैं, उसी तरह हम किसी पार्टी का जीतने का ठीकरा नहीं लिए हैं कि मेरी वजह से कांग्रेस के वजह से 17 सीट अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, आप उस चीज़ को नहीं बोलते हैं, एक सीट के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम हारे भी हैं तो 34,000 वोट लाए हैं, इसका मतलब हमारा जनाधार कितना मजबूत है। हम एक जगह चुनाव हारे भी हैं, 40,000 के लगभग वोट लाए, वो कितने दिनों में? 15 दिन के अंदर। और मेरा कैंडिडेट अगर बाहर होता तो हो सकता है कि ये रिजल्ट कोई दूसरा होता। हमारा कैंडिडेट जेल के अंदर रह करके इतना बेहतर प्रदर्शन करता है, वो हमारे पार्टी के लिए फख्र है कि हम एक बैग 15 दिन के लिए आते हैं और वोट लाते हैं 40,000। और जो आदमी 3 टर्म से दिल्ली जैसे इसमें हुकूमत किया, उसका कैंडिडेट कितना लाता है? 12,000, 4500, 6300, 7100। तो हमारे लिए तो भाई ये है कि हम आज आए कल जीतेंगे। सर जोकीहाट विधानसभा में MIM की स्थिति आप कैसे देखते हैं? बहुत मजबूत। ये सबसे पहली बात मैंने अपने संबोधन में बताया कि 72% मुस्लिम बाहुल वाला क्षेत्र है। मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं होगी, मेरी लड़ाई यहाँ भगवाधारी से होगी। भगवाधारी वर्सेस टोपीधारी। टोपीधारी 72% है और हम लोग यहाँ बहुत बड़ा लीड से चुनाव जीतेंगे, थोड़ा मार्जिन से नहीं, लार्ज स्केल से जो है ना कि बहुत बड़ा अप्रत्याशित जीत होगी यहाँ पर। देखिए, विपक्ष का जो आलोचना है वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। हमारी ताकत को वह कम आंकता है और जहाँ जहाँ मेरी ताकत को कम आंकता है उसको मुँह की खानी पड़ती है। अभी महाराष्ट्र का बोले, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि भाई पोलराइज हो गया। हाँ, पोलराइज कैसे नहीं होगा? कांग्रेस वाले वहाँ पर 1000 हमारे उलमाए दीन को उतार दिए चुनाव मैदान में। उससे क्या हुआ? नुकसान उसका हुआ कि आप राजनीति का जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं किसी एक जाति विशेष को लेकर के, आपको देखकर दूसरा जाति मजबूत हो जाता है। वही कहानी यहाँ पर है कि हम जहाँ पर जाते हैं तो हमारा नेता का जो एक पॉपुलर जो है ना कि जिस क्षेत्र में जहाँ जाता है तो लोग उमड़ के पड़ता है, यही लोगों को बुरा लगता है। इतनी पॉपुलरिटी, इसी वजह से वो हमको ऐसा कहता है। MIM अररिया जिले में उतनी मजबूत नहीं है। इसको मजबूत करने के लिए आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसको मजबूत करने के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? मेरे पास सबसे पहला कि देखिए, आप ये जानिए, जिस तरह बीजेपी वाला कभी 2 सीट जीतता था, आज पूरे हिंदुस्तान में 20 राज्य और सेंट्रल में काबिज है। ये बात तो प्रमाण है। चूँकि हम कहें, आप नहीं माने, ऐसा हो भी नहीं सकता है। हम लोग अररिया की जहाँ तक बात किए, जोकीहाट में हम लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा। आप ये मानिए कि माइनॉरिटी का जो वोट है, इसी मेहनत कर रहे हैं। फिर आला कमान का जैसा भी हो, हमको संगठन पर फोकस करने के लिए कहा गया है और धारदार संगठन बनाने के लिए हम प्रयास आज चालू कर दिए। हो सकता है कि 1 आध दिन के बाद हम पलासी प्रखंड में अध्यक्ष बना लें, सिकटी में बना लें। अररिया में भी हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं उससे पूछ करके हम लोग बनाएंगे, यानी 9 प्रखंड मेरा अध्यक्ष होगा और
हम लोग संगठन को जब धारदार बना लेंगे और गली तक चले जाएंगे, वार्ड वाइज चले जाएंगे, और बूथ में प्रति बूथ में हमारा 30-30, 40-40 साथी होगा, तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे। सर एक सवाल है मेरा कि आज जो है अपना जोकी ब्लॉक में सर, अपना अररिया जिला में ये चीज़ खत्म कब होगा? हर चीज़ में कमीशन है। आप ये जानिए, ब्लॉक से लेकर ये तभी खत्म होगा, भवन तक कमीशन ही कमीशन है। बिल्कुल ये बात आपका जायज़ है। आप कमीशन खोर नेता नेता को चुनिएगा तो हर चीज़ में कमीशन होगा। आप वैसा नेता चुनिए जो कमीशन नहीं खाता है। तो जितने आदमी हैं, सरफराज आलम को देख लिया, जहाँ भी जाइए रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर के सब जगह कमीशन था। जगह सब कमीशन। आज शाहनवाज आलम को देख लीजिए, रजिस्ट्री ऑफिस, थाना हो जाए, ब्लॉक हो जाए, जिस चीज़ में सब में कमीशन है। तो कमीशन वाला जब आदमी बनेगा तो कमीशन तो खाएगा ही। आप साफ आदमी को बनाइएगा, कमीशन नहीं खाएगा। और एक ये बात जैसे बोले ना MIM के बारे में, ये सामूहिक पत्रकार लोग भी जान लें। आप ये जानिए कि अभी हालिया के दिनों में हम लोगों ने रानीगंज में भी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया था। हम लोग हर कम्युनिटी का आदमी है, बस हम लोगों का एक मंसूबा है कि जहाँ पर भी जिस जाति पर जुल्म होगा हम लोग वहाँ पर आवाज़ खड़ी करेंगे, यही मकसद है। बाकी जो हमारा विरोधी है वो कहने का उसका काम है, चूँकि किसी को भी नीचा दिखाने का जितना भी आप शब्द का इस्तेमाल कर लें। सर लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी आपने स्पीच में बहुत गंभीर आरोप लगाए शहनवाज आलम जो फिलहाल MLA है और पूर्व सांसद सरफराज आलम साहब पर आपने कि उन्होंने जो है टिकट की खरीद बिक्री की है 1.5 करोड़ और 3 करोड़ में। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है या क्या कुछ है सर इसमें? देखिए, इस चीज़ के सबूत कहीं नहीं होता है, लेकिन कोई ना भगवान और अल्लाह को पहचानता है। कहीं ना कहीं हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, अपनी अक्ल और ज़हानत से इंसान का किरदार सबको पहचान लेते हैं। आप ये जानिए कि जो आदमी यहाँ पर टिकट से जीता उसका टिकट को सरफराज आलम काटा, बड़ा खुश था। हमारी पार्टी ने उसको इज्जत दिया, उस इज्जत को भी बरकरार नहीं रखा। सरफराज आलम पूरी तरह प्रफुल्लित था, खुशी में बिल्कुल एकदम समाहित था कि टिकट हमको मिलेगी। ये 3 करोड़ दिया, उसका टिकट काट दिया। यहाँ तक नहीं, आप ये जानिए कभी होगा पूछ लिया मंत्री बनने के लिए भी इन्होंने 3 करोड़ रुपया दिया। ये एग्जैक्ट फिगर आपको कैसे पता है? इसलिए पता है, कुछ आदमी तो रहता था, है ना, जहाँ पर जब वो MIM से था, हमारे कुछ साथी तो था, आज भी उसके पास साथी है, कुछ खबर तो पहुँचती है। अभी एक हालिया घटना हुआ जो कि 8 में वीडियो साहब 5% रुपया लेते थे 15वीं और सिस्टम का योजना एंट्री कराने के लिए, भुगतान के नाम पर 5%। इसका कोई ऑथेंटिक तो नहीं था। आज कम से कम बंद तो हुआ। हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं आज पूछ लीजिए, ये चीज प्रथा बंद हो गया। तो हमारा कहना, हम एक मुखिया रहेंगे, पंचायत समिति की बैठक वो सदन हाउस मेरी ताकत है। एक MLA का ताकत विधानसभा का हाउस है। कितने बार यहाँ के माननीय विधायक जी कि CO साहब पैसा लेते हैं मोटरसाइकिल के नाम पर उठाया, बड़ा बाबू पैसा लेते हैं FIR के नाम पर उठाया, या और जगह भी आप लोगों ने कहा कि पैसा का लेन देन होता है, कितने जगह उठाया। यही व्यक्ति जब MIM से चुनाव लड़ा था पहली बैठक में सभी कर्मचारी और CO के खिलाफ आवाज़ उठाया था। वो आवाज़ आपकी कैसे दब गई? क्यों फिर यह बात सामने नहीं आई? जब लोगों ने हंगामा खड़ा किया तब फिर आवाज़ आप उठाए। आपका विधानसभा भी यहाँ पर 28 तारीख से चल रहा है, 1 महीना के लिए, 28 मार्च तक। आपकी ताकत वहाँ है। आप आपदा मंत्री बने और 2022 में पूरे अररिया जिला और किशनगंज जिला में सुखाड़ हुआ, धान का फसल नहीं हुआ। आपका विभाग था, आपने कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। 2023 में प्रलयकारी बाढ़ आया 8 अगस्त को, आपने कितने लोगों को GR राशि दिलाया। अभी हालिया 2024 में इससे बड़ा बाढ़ नहीं आया। 2017 से बड़ा तबाही था। आप क्या जोकीहाट में 4200 आदमी को दिलाइएगा, हम पलासी में 8400 आदमी को? यही आप आपदा मंत्री हैं, यही आप विधायक हैं। आपका स्वयं का विभाग, आप पैसा नहीं दिला पाते हैं।
इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नकारा और बौना साबित हो चुके हैं। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। आरपी टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? आरपी टाइल्स पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार है। तो देर किस बात की, आज ही आए आरपी टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास, अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।